दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी पॉलिटी की जो सीरीज है वो चल रहा था और इसमें हम लोग पार्लियामेंट के चैप्टर नंबर 23 पे जो है पहुंच चुके थे। ठीक है, तो आज की हम लोग टॉपिक की क्या बात करेंगे जरा देखते हैं। अगर मैं आज की टॉपिक की मैं बात करूं तो हम लोग बात करेंगे आज बजट इन पार्लियामेंट। तो ये हमारी टॉपिक रहने वाली है, जिसमें हम लोग इसके सब टॉपिक ले रहे थे। चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी जो होगी स्टेजेस इन इनैक्टमेंट, किस तरीके से हम बजट को जो है अलग अलग स्टेज पे इनैक्टमेंट करते हैं, जिसमें हमारी पहले होती है बजट को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जनरल डिस्कशन किस तरह से होती है और स्क्रूटनी किस तरह से होती है डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा, उनको जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी लेक्चर को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में। देखिए, बजट अगर बात करें तो बजट में दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। बजट की अगर मैं बात करूं, बजट में दो तरह के एक्सपेंडिचर देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर? एक तो एक्सपेंडिचर होता है जो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और एक मेड होता है। एक्सपेंडिचर होते हैं दोनों ही आपके कहां से होते हैं? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया की होते हैं। और ये इसमें एक तो होता है चार्ज और दूसरा होता है मेड। ठीक है, दो अलग अलग तरह के यहाँ पे एक्सपेंडिचर होते हैं। एक तो होते हैं चार्ज, एक होता है मेड। चार्ज का मतलब है ऐसे खर्चे जिसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है और होना ही होना है, और दूसरी ऐसे खर्चे जो कि वोट डलते हैं लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली फिक्स नहीं है कि होना ही होना है, लेकिन चार्ज में फिक्स है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर चार्ज की बात करूं तो नॉन वोटेबल है। नॉन वोटेबल यानी कि इसके ऊपर कोई भी वोटिंग जो है वो नहीं होगी पार्लियामेंट के द्वारा, और ये सिर्फ पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकता है, डिस्कस्ड हो सकता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ पार्लियामेंट में जो है डिस्कस्ड हो सकता है। और जो दूसरी तरह के है उसमें हमारी क्या होती है? वोट होती है। यहाँ पे वोट होती है इसके ऊपर और पार्लियामेंट के द्वारा, और कुछ चार्ज एक्सपेंडिचर जो है अभी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, कुछ अगर चार्ज एक्सपेंडिचर की बात करें तो कुछ लिस्ट दे रखी है, जैसे लक्ष्मीकांत में आप देख सकते हैं। तो पहला है आपका एक्सपेंडिचर किस पे होना चाहिए? अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट या अलाउंसेस होती है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए कोई भी प्रेसिडेंट के लिए कोई भी इन्वॉल्वमेंट या अलाउंसेस होती है उसके ऑफिस से रिलेटेड या अदर ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, उसके ऑफिस से रिलेटेड, तो वहां पे आप क्या करोगे? चार्ज लगाओगे, चार्ज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट के जो पास जाती है पैसे, प्रेसिडेंट के मतलब ऑफिस के लिए जो भी पैसे जाता है या इन्वॉल्वमेंट जाता है, अलाउंसेस जाता है, वो क्या होता है? उसके ऊपर वोट नहीं डालती है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं? दूसरी कंडीशन कहते हैं सैलरी और अलाउंसेस किसके? चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि चेयरमैन की बात करो या डेप्यूटी चेयरमैन की बात करो ऑफ राज्यसभा की, तो यहां पे भी क्या होती है? आपके नॉन वोटेबल होती है, यानी कि ये भी चार्ज होती है आपके किससे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। वहीं अगर मैं बात करूं कि स्पीकर और लोकसभा डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की, तो वो भी क्या होते हैं? डिप्टी डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर। ठीक है, इन दोनों के केस में भी क्या होता है आपका? ये होते हैं लोकसभा के केस में। तो इन दोनों के केस में भी क्या होते हैं? चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो ये दो कंडीशन। उसके बाद सैलरी या अलाउंसेस हो गया या पेंशन हो गया, जो भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अगर मैं जजेस की बात करूं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो भी सैलरी होती है, अलाउंसेस होती है, या फिर किसी भी तरीके के जो भी पेंशन वगैरह होती है, ठीक है, तो वो सारी चीजें किसमें आती है भैया? चार्ज होती है। एक्सपेंडिचर जो होती है वो कैसी होती है? चार्ज एक्सपेंडिचर होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, जो कि पेंशंस या फिर आपके पेंशन होती है जज ऑफ हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के जज की अगर पेंशन की बात करें तो वो किससे होती है भैया? चार्ज होती है आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। वहीं अगर सैलरी अलाउंसेस और पेंशन की बात करें कैग की, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, कैग की बात करें
तो इसकी सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन जो भी होती है वो भी कैसी होती है, आपके चार्ज एक्सपेंडिचर होती है। ठीक है, अगर इसके बाद 6 पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या कहता है, सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन जो भी चेयरमैन होते हैं, ठीक है, या मेंबर होते हैं किसके, यूपीएससी के, यूपीएससी के चेयरमैन या फिर मेंबर होते हैं, तो उनके लिए सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन वगैरह भी क्या होते हैं, चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे आते हैं, एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक है, तो वो भी होता है। या फिर ऑडिटर जनरल के ऑफिस के खर्चा होता है, ऑफिस ऑफ ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग के ऑफिस का कोई भी खर्चा होता है, या यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी ऑफिस का खर्चा होता है, तो वो सारे किससे होते हैं भैया, चार्ज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग उनकी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन वगैरह, वो सारी चीजें इन ऑफिस में ही इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो डेब्ट चार्ज होते हैं, यानी कि आपने, देश ने किसी से उधार ले रखा है और वो उसके लिए इंटरेस्ट जाना ही जाना है, भैया इंटरेस्ट को तो रोक नहीं सकते, तो वो इंटरेस्ट यानी कि डेट चार्ज वगैरह जो भी लगते हैं, तो वो सारे चीजें क्या होती है, आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होती है। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लायबल होती है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गए, या फिर आपके सिंकिंग फंड हो गए, सिंकिंग फंड हो गया। अभी जरा इसके बारे में बताता हूँ, सिंकिंग फंड या रिडीम्ड फंड, रिडेम्पशन चार्ज हो गए, ये दोनों के बारे में भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद और जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह होते हैं, जो भी लोन के द्वारा लिए जाते हैं, सर्विसेज वगैरह द्वारा लिए जाते हैं, या डेब्ट के रिडेम्पशन के लिए लिए जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, चार्ज किए जाते हैं, एक्सपेंडिचर चार्ज होते हैं। ठीक है, चार्ज होते हैं एक्सपेंडिचर के। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, इन दोनों पॉइंट पे मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। देखिए पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, कोई भी सम जो भी सेटिस्फाई करता है कोई भी जज की, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि जज बिल्कुल कहता है कि भाई इसके लिए आपको मुआवजा देना चाहिए, कुछ भी ऐसी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा, जजमेंट के द्वारा आती है, या कुछ भी चीजें, तो वो सारी चीजें क्या होती है, किसमें जुड़ी हुई होती है, आपके चार्ज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कोर्ट हो गया, या फिर आप कह सकते हो ट्राइब्यूनल हो गया, और इनके जो खर्चे होते हैं, ये इनके जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो जजमेंट के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, वो सारे किसमें आते हैं, आपके चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वहीं अगर लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं, कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर जो पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर रखी है, अगर पार्लियामेंट ने कुछ ऐसी एक्सपेंडिचर जो कि डिक्लेयर कर रखी है, तो वो किससे होंगे भैया, चार्ज होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, चार्ज होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। बात करते हैं इस सिंकिंग फंड और रिडम्पशन चार्ज के बारे में। सिंकिंग फंड क्या होता है, देखिए सिंकिंग फंड के बारे में अगर मैं बताऊं, अगर ऐसी कोई जो चार्जेस होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई मेंबर है, ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर है, तो पार्लियामेंट के मेंबर है, ऑब्वियसली बात है, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रूम रेंट पे मिलती है। ठीक है, रूम रेंट पे मिलती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है, पार्लियामेंट का मेंबर है, कोई उसको रूम ना मिल पाया, मतलब रेंट पे दिया गया, तो उस रेंट का खर्चा, ठीक है, उस रेंट का खर्चा, या जो जगह दिया गया, या जो ऑफिस दिया गया है, उसका जो खर्चा होगा, वो क्या उठाएगा भैया, पार्लियामेंट उठाएगा, यानी कि उसका जो चार्जेस होगा, उसको कहते हैं हम लोग सिंकिंग फंड। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई मंथली या एनुअल फीस जो पेड की जाती है मेंबर के द्वारा, जो भी हाउसिंग या सोसाइटी में होती है, जिस हाउसिंग में रहते हैं, या फिर जो भी फाइनेंशियल रिजर्व होती है, जिसके लिए भी जो है खर्चे किए जाते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, सिंकिंग फंड के तौर पे जो है गिना जाता है। वहीं अगर हम बात करें इस चीज की रिडम्पशन चार्जेस की, तो रिडम्पशन चार्जेस क्या होती है, अगर मान लीजिए कहीं पे आपने कुछ पैसा लगाया है, ठीक है, तो उसके लिए मान लीजिए कुछ फीस वगैरह जानी होती है, एक्स्ट्रा फीस वगैरह जानी होती है। मैंने मान लीजिए स्टॉक मार्केट में किसी ने पैसा लगाया, स्टॉक मार्केट के लिए कुछ मान लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जिट मनी वगैरह, या कोई भी इंक्लूड करने के लिए उसकी मनी देनी पड़ती है, या किसी भी तरीके की चीजों में देनी पड़ती है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है ना, वो रिडम्पशन चार्जेस होता है। एक रिडम्पशन चार्जेस जिसको हम लोग एग्जिट फीस भी कहते हैं, या मार्केट टाइमिंग फीस भी कहते हैं, या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग फीस वगैरह जो है,
वो कहते हैं। ठीक है, एक कोई भी ये दे सकता है, यानी कि कोई भी चीज आप करते हो उसके लिए जो मिनिमम चार्जेस, मान लीजिए एक आप जमीन खरीद रहे हो, तो जमीन खरीद रहे हो तो उसके लिए कुछ अमाउंट, टोकन अमाउंट जो है दी जाती है। एक्चुअली ये बात होती है कि वो उसमें इंक्लूडेड होती है, लेकिन मान लीजिए कुछ टोकन अमाउंट वो उसके साथ इंक्लूड नहीं हो, बस ये आपको रिजर्व करने के लिए, तो वो रिजर्व करने के लिए जो फीस दी जाती है, उसकी फीस जो लगती है वो आपकी क्या कहलाती है, रिडम्पशन चार्जेस कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ इनैक्टमेंट की। अगर मैं थोड़े स्टेजेस की बात करूं तो स्टेजेस ऑफ इन इनैक्टमेंट, कोई भी बजट है तो उसको किन किन स्टेजेस से जो है इनैक्टमेंट किया जाता है उसको देखते हैं। स्टेजेस इन इनैक्टमेंट, देखिए यहाँ पे स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6 स्टेजेस दे रखा है, और यहाँ पे हम जब मैं बात करूंगा आज सिर्फ 3 स्टेज के बारे में बात करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 और स्टेजेस की बात करूंगा। सबसे पहला है प्रेजेंटिंग ऑफ बजट। पहला हम लोग क्या बात करेंगे, प्रेजेंटिंग ऑफ बजट। प्रेजेंटिंग ऑफ बजट, जो पार्लियामेंट में बजट पेश की जाती है उसके बारे में। ठीक है, पहला है। दूसरा है जनरल डिस्कशन होती है, जनरल डिस्कशन। और तीसरा है आपका स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी। ठीक है, स्क्रूटनी की जाती है। उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड होती है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, एक चीज होती है। उसके बाद पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। उसके बाद लास्ट जो होती है आपकी पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं तीन चीजों की बात करूंगा, प्रेजेंटिंग ऑफ बजट, जनरल डिस्कशन और स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटिंग इन बजट। अगर मैं बजट की बात करूं, कन्वेंशनली जो बजट है वो कहीं ना कहीं लोकसभा में इसको बजट को पेश किया जाता है। ठीक है, जो हमारा तरीका है, लोकसभा में कन्वेंशनली पेश किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, वही फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है कन्वेंशनली किया जाता है। ठीक है, और ये कब किया जाता है भाई, पहले होता था कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, वर्किंग डे ऑफ फेब में होता था। फरवरी के लास्ट जो वर्किंग डे होती थी उनमें कहीं ना कहीं ये बजट जो है पेश की जाती थी। लेकिन 2017 से क्या हुआ कि भाई जब तक ये बजट फरवरी के लास्ट वीक तक जाती है, पैसे आते आते बहुत लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो इसको देखते हुए 2017 से क्या किया गया, जो प्रेजेंटिंग की गई है बजट की वो 1 फरवरी को की गई, 1 फेब को जो है इसकी प्रेजेंटिंग जो है रखी गई। ठीक है भाई, जो बजट है उसको प्रेजेंट की जाती है हाउस में। जब हाउस में इसको प्रेजेंट की जाती है तो इसमें 2 या 2 से अधिक पार्ट होते हैं, 2 और मोर पार्ट जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। जब इनको हाउस में प्रेजेंट की जाती है तो 2 या 2 से अधिक जो है पार्ट होते हैं, और इनमें सभी पार्ट को क्या किया जाएगा, डिटेल में यहाँ पे रखा जाएगा, बजट के रूप में डिटेल में रखा जाएगा। उसके बाद इनके ऊपर इस टाइम पे जब बजट रखा जाएगा तो इसके ऊपर नो डिस्कशन, यानी कि जब प्रेजेंटिंग की जा रही है तो यहाँ पे कोई भी डिस्कशन जो है बजट के ऊपर वो नहीं होगा, बजट के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। किसके द्वारा रखा जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और जिस दिन ये बजट प्रेजेंट किया जाएगा हाउस में उस दिन कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट को पेश करेगी विद ए स्पीच। बजट को किसके साथ पेश किया जाएगा, स्पीच के साथ। और ये स्पीच कौन सी होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बजट स्पीच कहते हैं, बजट स्पीच कहते हैं। ठीक है, और ये फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो है दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंड में स्पीच जो है वो कहां दिया जाएगा, लोकसभा में। और बजट उसके बाद किसके सामने रखा जाएगा, राज्यसभा के सामने। और वो सिर्फ केवल क्या कर सकती है, ओनली डिस्कस इट, ये सिर्फ डिस्कस कर सकती है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी डिमांड जो है, ग्रांट जो है, उसके ऊपर जो वोटिंग करना है, डिमांड ऑफ ग्रांट पे जो वोट करना है वो वोटिंग जो है यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, बजट पेश किया जाएगा, सामने रखा जाएगा राज्यसभा के, लेकिन वहां पे कोई भी वोटिंग ग्रांट जो है वो नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
जो बजट के डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, 15 चीजें होती है डॉक्यूमेंट में। उन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सामने रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो बजट स्पीच होती है, बजट स्पीच होती है, ठीक है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो देंगे। दूसरी होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बजट कहते हैं, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका फाइनेंशियल बिल होती है, इसके साथ फाइनेंशियल बिल होती है। इसके बाद आप लक्ष्मीकांत में देख सकते हैं स्टेटमेंट मैंडेटरी अदर अंडर एफआरबीएम एक्ट, ठीक है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होती है। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट होती है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, एक्सपेंडिचर बजट होते हैं, इसके साथ साथ आपके रिसिप्ट बजट होते हैं, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल होती है, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग प्रोविजन इन फाइनेंशियल बिल होती है, बजट एट ग्लैंस होती है, ठीक है, आउटकम बजट, ठीक है, आउटकम और आपका आउटपुट और आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क होती है, की फीचर्स ऑफ द बजट होती है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रीवियस बजट अनाउंसमेंट, की टू बजट डॉक्यूमेंट होती है। ये 15 डॉक्यूमेंट जो है इनके सामने रखे जाते हैं, ठीक है। शुरुआती में अगर देखा जाए जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी सामने रखी जाती थी, लेकिन अभी भी रखी जाती है। तो ये प्रेजेंट कब होता है, ये आपके बजट के साथ ही होता है। क्या, आपके इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। अब ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होती है, मान लीजिए 2024 से लेके 25 का टाइम था और 2025 से आपका 2026 होगा। तो यहाँ पे जब 1 फरवरी 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बजट को पेश करेंगे, तो उससे पहले एक दिन पहले, ठीक है, मोस्टली एक दिन पहले ही होता है, एक दिन पहले क्या करते हैं 2024 से लेकर 2025 के बीच में जो काम हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल सर्वे कहते हैं, उसको प्रेजेंट करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि बजट तो 1 फरवरी को होगी, लेकिन 2024 से लेकर 2025 तक एक इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट के साथ होगी, और वो इकोनॉमिक सर्वे जो है बजट से एक दिन पहले जो है दिखाई जाएगी, ठीक है, बताई जाएगी। अब अगर बात करें, ये जो प्रेजेंट होता है एक दिन या कुछ दिनों पहले भी होता है, ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में होंगे, एक दिन पहले या एक दो दिन के पहले भी हो सकता है। और ये रिपोर्ट जो प्रिपेयर की जाती है, इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाती है किसके देख रेख में, फाइनेंस मिनिस्टर के देख रेख में प्रिपेयर की जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और ये जो है क्या बताता है, स्टेटस ऑफ नेशनल इकोनॉमी को बताता है, नेशनल इकोनॉमी को बताता है, स्टेटस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट ऑफ बजट। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक है जनरल डिस्कशन। अब जनरल डिस्कशन इसके बाद सेकंड स्टेज आती है जनरल डिस्कशन की। जनरल डिस्कशन जो है कुछ दिनों बजट पे पेश होने के कुछ दिनों के बाद, फ्यू डेज के बाद आपका क्या होता है, जनरल डिस्कशन होता है, ठीक है। जनरल डिस्कशन जो है वो किया जाता है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद। और यहाँ ये जो है पार्लियामेंट के दोनों में, इट टेक्स प्लेस इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये दोनों ही हाउस में होते हैं, ठीक है। लास्ट यूजुअली 3 to 4 डेज। और कब तक चलता है, ये दोनों हाउसेस में होते हैं, यानी कि लोकसभा में भी होगा और राज्यसभा में भी होगा। और ये 3 से 4 दिन जो है वो टाइम लेते हैं, ठीक है। और इस स्टेज में लोकसभा जो है डिस्कस करता है बजट पे, ठीक है। इस टाइम पे लोकसभा जो है वो बजट पे क्या करता है, डिस्कस करता है। और डिस्कस भी कैसे, पूरी तरीके से होल डिस्कशन जो है होता है। और कोई भी क्वेश्चन प्रिंसिपल से रिलेटेड है, उस बजट से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल लिखे हुए हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो यहाँ वो इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई मोशन नहीं ला सकता है, नो कट मोशन। यहाँ पे किसी तरीके की कट मोशन जो है वो यहाँ पे नहीं ला सकते, बस डिस्कशन होगा। डिस्कशन के बाद जो होगा वो कट मोशन वगैरह जो है वो अगले स्टेज में लाया जाएगा, ठीक है। और ना ही इसके ऊपर बजट को जो है वोट के लिए सबमिट की जाती है, नो, नॉट फॉर वोटिंग। वोटिंग के लिए भी सबमिट नहीं की जाती इस टाइम पे, ना तो कोई मोशन होगा और ना ही कोई वोटिंग जो है स्टेज पे होगा। यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पास जनरल राइट्स होती है कि वो सारी चीजों का रिप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा उसका रिप्लाई कौन करेंगे, आपके
फाइनेंस मिनिस्टर जो है यहाँ पे रिप्लाई करेंगे, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे यहाँ पे इस चीज के बारे में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका जनरल डिस्कशन। इसके बाद हम बढ़ते हैं स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी। देखिए जब जनरल डिस्कशन हो जाता है तो हाउस यहाँ पे एडजर्न हो जाता है, हाउस यहाँ पे एडजर्न हो जाता है, कुछ दिनों के लिए एडजर्न कर देता है। ठीक है, और ये भी कहता है कितने दिन के लिए, 3 से 4 हफ्ते के लिए, 3 और 4 वीक्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो बजट होती है वो किसके पास चली जाती है, बजट जो है वो भेज देती है भाई डिपार्टमेंटल कमेटी के पास, डिपार्टमेंटल कमेटी के पास। और डिपार्टमेंटल कमेटी कितनी होती है, 24 डिपार्टमेंटल कमेटी होती है आज के टाइम पे। ठीक है, 24 डिपार्टमेंटल, ये जो टाइम पीरियड होती है इसमें 24 के 24 जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, वो इन जो डिमांड है, डिमांड फॉर ग्रांट है, उसको अच्छी तरह से देखेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद इस चीजों को उठा के क्या करेगी, दोनों हाउस में सबमिट करेगी। ठीक है, सबमिटेड रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट को सबमिट करेगी बोथ दी हाउसेस, दोनों हाउसेस में सबमिट करेगी। ठीक है भाई, चलिए। और जो स्टैंडिंग कमेटी की बात करें, सिस्टम जो स्टेब्लिश हुआ था वो 1993 में हुआ था, और बाद में इसको एक्सपेंड किया गया 2004 के टाइम पे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट फाइनेंशियल कंट्रोल जो कि मिनिस्टर के ऊपर डिटेल में रखती है, और इसके साथ साथ क्लोज, इन डेप्थ और कंप्रहेंसिव तरीके से उसको खंगालती भी है। ठीक है, तो ये था आपका स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी। तो मैंने यहाँ पे आज 3 टॉपिक की डिस्कशन करने की बात की थी, स्टेज ऑफ इनएक्टमेंट में, स्टेज इन इनएक्टमेंट में, जिसमें हमने प्रेजेंट ऑफ बजट देखा, जनरल डिस्कशन देखा, और स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट देखेंगे, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल देखेंगे, और पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल देख के इस चीज को हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए, आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल अगर अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।